हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए एक सर्किट का होना बहुत ज़रूरी होता है और उस सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए उस सर्किट का क्लोज पाथ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग फ्लो ऑफ करंट बोल रहे थे, लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग दो केस बनाए हैं, केस 1 और केस 2। फर्स्ट केस में देखते हैं हम लोग, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग दो टैंक लिए हैं, टैंक ए और टैंक बी, और दोनों टैंक को हम लोग एक पाइप से कनेक्ट कर दिए हैं और दोनों टैंक में पानी इस तरह से हम लोग इसको भरे हैं कि दोनों टैंक का वाटर लेवल सेम है। तो इसके वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर का फ्लो नहीं हो पा रहा है, न तो टैंक ए से टैंक बी में पानी जा पा रहा है, न तो टैंक बी से टैंक ए में पानी जा पा रहा है। तो क्यों नहीं फ्लो, यानी कि वाटर का फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि दोनों टैंक का वाटर लेवल सेम है, यानी कि दोनों का पोटेंशियल है वो सेम है। इसके वजह से वाटर का फ्लो नहीं हो पा रहा है। और वही दूसरे केस में देखते हैं हम लोग, जब टैंक ए में वाटर लेवल हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि टैंक ए से टैंक बी में पानी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक पानी फ्लो होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर पॉन्ड ले लो या तालाब में देखते हैं हम लोग कि वाटर का फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका हर एक पॉइंट का वाटर का पोटेंशियल सेम होता है। इसके वजह से वाटर का फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं जब वही पानी नदी में रहती है, ये नदी है रिवर, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि वाटर का फ्लो होते रहता है। तो क्यों होते रहता है? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ का वाटर, यानी इस नदी का वाटर का लेवल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। इसके वजह से इसमें वाटर का फ्लो हो रहा है। अगर पोटेंशियल नहीं होता तो वाटर फ्लो नहीं हो पाता। तो चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग दो पोजीशन लिए हैं, पोजीशन ए और पोजीशन बी, और एक पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पोजीशन ए से पोजीशन बी में ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम लोग एक और फिगर समझने की कोशिश करेंगे कि किसी इन्फिनाइट पॉइंट से एक यूनिट चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन लगता है उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। और दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक वर्क करने में कितना चार्ज लगा। यानी कि हम लोग वोल्टेज को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वी होता है, यानी कि वोल्ट।
पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट से शो करते हैं, वर्क डन को W से शो करते हैं, चार्ज को Q से शो करते हैं। तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, W/Q। और अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल कितना है उसको मेजर करना है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा किसी सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि एक सर्किट मैं बना लेता हूँ। जैसे कि कोई एक सर्किट है जिसमें सेल लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं, एक फिगर से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक सर्किट है जहाँ पर सेल लगा हुआ है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू एक लोड लगाया हुआ है, यानी कि बल्ब लगाए हुए हैं, बल्ब को कनेक्ट किए हुए हैं सर्किट को। हम लोग को मेजर करना है कि इस लोड के थ्रू कितना वोल्टेज ले रहा है, कितना इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसके क्रॉस हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा कि लोड पर कितना वोल्टेज है वो इसको मेजर करेगा। हम लोग इस वोल्ट मीटर को एक तरह से और भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं कहीं किसी बुक में आपको इस तरह से भी कनेक्ट किया हुआ मिल सकता है। तो एक तरीका है वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने का। ठीक, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं उस फॉर्मूला पर, जिस फॉर्मूला पर हम लोगों ने पढ़ा था, V इक्वल टू W/Q। इस फॉर्मूला पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि कितना वर्क डन लगेगा जब 2C यानी कि 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, इसको एक बार और फिर से देखते हैं। कोई एक चार्ज है जिस पर चार्ज है 2 कूलम। जब इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, जबकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 12 वोल्ट। तो हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। Q कितना दिया हुआ है, 2C दिया हुआ है, यानी कि 2 कूलम दिया हुआ है। वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, कब आपको निकालना है वर्क डन। तो इसको वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, W इक्वल टू क्या होगा, इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो V Q कहाँ चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा। तो हम लोगों ने यही किया है कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। V का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट और C का वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 20 जूल, यानी कि जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का यूनिट है जूल। चलिए, हम लोग देखा होगा कि कोई सर्किट है, जैसे कि एक सर्किट बनाते हैं हम लोग। ये सर्किट में ये लगा दी हम लोग बैटरी, ये लगाए हम लोग रेजिस्टेंस, और एक लोड लगाते हैं हम लोग। लोड लगा दी बल्ब, और एक स्विच लगाते हैं, स्विच लगा देते हैं। और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, पिछले चैप्टर मैंने कि पहले जो लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि एक एमीटर लगाते हैं। एमीटर करंट मेजर करता है और मीटर हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं, एमीटर।
और एक वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में, यहाँ पर वोल्ट मीटर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है। सेल है, रेजिस्टेंस है, एमीटर है, लोड है, वोल्टेज है और एक स्विच है। और सब का ये हम लोग संकेत से इसको शो किए हैं, ना कि ओरिजिनल है। तो इसको हम लोग बारे बारे से समझेंगे कि किस संकेत को किस चीज़ से बोला जाता है। अगर किसी सर्किट में इस तरह से दिया हुआ है तो ये इसको सेल बोलते हैं, विद्युत सेल। जैसे कि एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ नेगेटिव रहेगा, तो आपको समझना क्या है, ये क्या है, इस सेल का संकेत है। जब इसको इसी सेल को हम लोग बहुत सारा सेल आपस में कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तो ये बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ नेगेटिव होगा। यानी सीरीज, यानी कि सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं किस चीज़ को, पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो ये सीरीज में कनेक्ट हो जाता है। और स्विच को हम लोग कैसे ओपन स्विच, जब किसी सर्किट में इस तरह से शो किया रहे तो ये ओपन स्विच है। और जब इसमें एक डॉट आ जाए तो ये क्लोज स्विच है। क्या आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। और अगर मान लो कि कोई एक वायर है और इस वायर में एक और वायर कनेक्ट करना है, तो इसको कनेक्ट करने का तरीका है ऐसे कनेक्ट करने का तरीका। और कोई एक वायर है और इसमें हम लोग इसको एक वायर पास करवाना है और दोनों को ज्वाइंट नहीं करना है। इसको किस तरह शो करेंगे, ऐसे शो करते हैं। यानी कि वायर ए को और वायर ए में बी ऐसे टच नहीं किया है, क्रॉस कर गया है, तो इस तरह से इसको हम लोग शो करते हैं। देख रहे होंगे आप लोग, स्विच यानी कि वायर है जो संधि किया हुआ, यानी कि ज्वाइंट वायर है। ये है क्या है, विदाउट ज्वाइंट वायर है। ये है बल्ब को शो कैसे किया जाता है, ऐसे शो करते हैं। ऐसे भी कोई कहीं कहीं मिलेगा आप लोग को, या तो बल्ब बनाया रहेगा, इस तरह से हमको मिल जाएगा। ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको सर्किट में ऐसा ही दिया रहेगा, आप लोग को पहचानना होगा कि कौन रेजिस्टेंस है, कौन बैटरी है, कौन सेल है, कौन स्विच है। तो आगे देखेंगे हम लोग। और एक होता है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधक हम लोग इस तरह से शो करते हैं और इसको R से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस को हम लोग वेरिएबल बना देते हैं, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस हुआ ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस हुआ। मान लो कि इसका वैल्यू 2 ओम है, तो ये 2 ओम ही रहेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को हम लोग वेरिएबल बनाए, वेरिएबल मतलब कि एक कोई कंडीशन में 2 ओम रहे, कोई कंडीशन में 3 ओम हो जाए, तो इसको शो कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल रेजिस्टेंस का ही रहेगा, लेकिन इसमें एक एरो का निशान निकाल देते हैं, तो इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अमीटर का आप लोगों ने देखा, अमीटर का कैसे साइन रहता है, ऐसा, और वोल्ट मीटर का साइन इस तरह से, वोल्ट मीटर प्लस माइनस, एमीटर प्लस माइनस। आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसने दिया था, तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइमन ओम। इन्होंने एक रूल बताया, लॉ बताया कि किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। और वोल्टेज पर किस तरह से डिपेंड करता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसमें करंट भी बढ़ेगा। मान लो कि एक सर्किट है,
सर्किट है, यहाँ पर वोल्ट है, यानी कि वोल्ट मान लो कि 2 वोल्ट था और इसमें करंट फ्लो हो रहा था 1 एम्पियर। अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, 4 वोल्ट कर देंगे, तो इसमें जो करंट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगा। चलिए, तो हम लोग ने पढ़ा कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल है, करंट किसका प्रोपोर्शनल में है? वोल्टेज के प्रोपोर्शन में है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द मेटल वायर, यानी कि किसी मेटल वायर में करंट फ्लो होना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। और लेकिन एक कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कि यानी कि जब हम लोग इस सर्किट में जब वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। इसको हम लोग ग्राफ से भी डिफाइन कर पाएंगे। जैसे कि इसमें देख रहे होंगे कि एक ग्राफ लिए हम लोग, इसको इसके अलोंग हम लोग वोल्टेज को लिए हैं और इसके अलोंग हम लोग को करंट में लिए हैं। जब हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं यहाँ पर, तो देख रहे होंगे आप, अगर वोल्टेज को 0.4 वोल्ट लिए हैं तो करंट कितना है? 0.2 वोल्ट। यहाँ पर आके मैच किया। ठीक, जब वोल्टेज को हम लोग 0.8 लिए हैं तो करंट कितना हो गया? 0.3, यानी कि प्रोपोर्शनल ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो एक सीधा लाइन बन रहा है ऐसे, यानी कि ये प्रोपोर्शनल का, यानी कि जो करंट होता है वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाने जाएं, जैसे कि V प्रोपोर्शनल टू I, अगर प्रोपोर्शनल को हटाने जाएं हम लोग, तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ तो V बाई I इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हम लोग R से शो करते हैं जो एक कांस्टेंट होता है। R के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एक फार्मूला तैयार होता है V इक्वल टू IR, जहाँ पर R एक कांस्टेंट है और I क्या है? V का प्रोपोर्शनल है। ठीक, हम लोग R के बारे में जानेंगे, R क्या होता है। तो R को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? करंट को यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज को ये रेसिस्ट करता है, मतलब कि रोकता है। करंट को ये फ्लो होने से रोकता है। और एक किसी मेटालिक वायर में इसका जो R का वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है। कब ये कांस्टेंट होता है? जब यानी कि उस वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसका R भी वेरी कर जाएगा, इसका एक कंडीशन है। और जो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम, जिसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं संकेत से, ग्रीक लेटर से, इसको बोलते हैं ओम। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा होगा कि जो ओम्स लॉ एक फॉर्मूला दिया था V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर हम लोग को R फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R को इधर छोड़ते हैं और I को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो V भाई क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है, R इक्वल टू V बाई I। और अब हम लोग देख रहे होंगे कि R इक्वल टू क्या है? V बाई I। I क्या है? R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट
अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट निकालना है ओम्स लॉ के फॉर्मूला से V = IR, अगर यहाँ से हम लोग I निकालने की कोशिश करें तो I क्या हो जाएगा, V/R। यहाँ भी देख रहे होंगे लोग कि I क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R का। अगर हम लोग जैसे कि I क्या हो रहा है, V/R, अगर हम लोग V को कांस्टेंट ले लें यानी कि इसको फिक्स कर दिए 2 वोल्ट चाहे 1 वोल्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा 1/R। I क्या हो जाएगा 1/R। अगर हम लोग R को 2 रखेंगे, R = 2 रखेंगे तो करंट कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि जब करंट अगर रेजिस्टेंस को हम लोग दुगना करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है इफ रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट हाफ। ठीक, अगर हम लोग को किसी सर्किट में करंट को रेगुलेट करना है यानी कि बढ़ाना है या घटाना है तो हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसके थ्रू हम किसी सर्किट में करंट को वेरी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज तो फिक्स होता है किसी सर्किट में, हम लोग को चाहिए करंट वेरिएबल, तो हम लोग यूज करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग एक प्रॉपर नाम देते हैं, उसका नाम है रियोस्टेट। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी सर्किट का किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट तो कंडक्टर का लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ की बात करें तो मान लो कि कोई एक कंडक्टर है इतना बड़ा है और कोई एक कंडक्टर इतना बड़ा है। इसको हम लोग वाटर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई एक पंप है इतना बड़ा सा और कोई एक पंप है उससे थोड़ा छोटा। तो अगर हम लोग इसमें वाटर का फ्लो करवाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसमें वाटर फ्लो जल्दी से होगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वाटर किसमें जल्दी फ्लो होगा, जिसका लेंथ कम होगा। जिसका लेंथ कम होगा उसमें वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा और जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका में वाटर का फ्लो कम होगा। तो सेम चीज़ है कि अगर लेंथ किसी कंडक्टर का ज़्यादा रहेगा, अगर किसी कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा रहेगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कम होगा। इसको हम लोग कम से एरो से डाउनवर्ड कर रहे हैं यानी कि कम है। और किसी कंडक्टर का अगर लेंथ छोटा है तो इसमें क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा यानी कि अपवर्ड। ठीक, अब आता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि उसका टोटल एरिया। यानी कि मान लो किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है और किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है। अगर इसको हम लोग वाटर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो इसको हम लोग पाइप ले लेते हैं और जब इसमें हम लोग वाटर फ्लो करवाएंगे और इसमें भी वाटर फ्लो करवाएंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसमें वाटर ज़्यादा फ्लो होगा। ऑफ कोर्स जिसका
क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगा उसमें वाटर ज़्यादा फ्लो होगा, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा उसमें वाटर कम फ्लो होगा। सेम सिचुएशन इसमें भी है कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ओके। और नेचर ऑफ मटेरियल की बात कर रहा है कि नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या होता है कि कौन सा मटेरियल है, सिल्वर है या गोल्ड है या लोहा है, आयरन है या एल्युमिनियम है। तो हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ओके। और तो किसी मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ। बताया ना कि अगर लेंथ ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, लेंथ ज़्यादा रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। ठीक। और अगर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगा, मोटा रहेगा, तो इसका क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए। तो ये है, अगर यानी कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसका, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का। यानी कि अगर एरिया बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा। अगर एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि अगर R इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, जैसे R इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा प्रोपोर्शनल में, और A क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल को हम लोग एक कांस्टेंट से शो करते हैं, जिसको रो से शो करते हैं हम लोग, तो रो L/A। ठीक। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। R इक्वल टू रो इंटू L/A, यानी कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है L का, यानी कि लेंथ पर प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A का, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया का। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा। और अगर एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कि ये करंट का फ्लो को रेसिस्ट करता है, यानी कि रोकता है। लेकिन हम लोग को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करंट तो जितना ज़्यादा फ्लो हो, जितना अच्छा फ्लो होगा, लॉस उतना ही कम होगा, और बैटरी भी उतना ही कम खपत होगा। तो यानी कि हम लोग को क्या आइडियल होना चाहिए कि किसी सर्किट का लेंथ कम हो लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो। ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या होगा, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ओके। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग ने देखा होगा, एक जो हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिए, रो, इसको आप लोग इसका स्पेलिंग देख सकते हैं, RHO, रो बोलते हैं इसको। कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी है जो है, हर मटेरियल के लिए डिफरेंस होता है। अगर सिल्वर की बात करें तो इसका रेसिस्टिविटी अलग होगा। अगर गोल्ड की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी अलग होगा।
हर एक मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। और रो का भी ऐसा यूनिट ओम ही होता है। जैसे कि आप लोग रेजिस्टेंस का भी देखा होगा, इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होता है। तो हम लोग देखेंगे कि किसी मेटल या एलॉय में जो रेसिस्टिविटी होता है वो कम होता है। तो रेसिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस की तरह है कि ये भी करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो ये भी जो रेसिस्टिविटी है किसी कंडक्टर में कम होना चाहिए। जो मेटल है या एलॉय है उसमें रेसिस्टिविटी कम होता है। इसका रेंज है 10 के पावर -8 से लेकर ओम मीटर से लेकर 10 के पावर -6 ओम मीटर, यानी कि इसके बीच में ये इसके रेंज में रहेगा ये। अगर वही हम लोग इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होगा, इसका जो रेंज है रेसिस्टिविटी है 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 70। इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसमें माइनस है 10 के पावर -8, यानी कि बहुत कम है। और इस पर क्या है 10 के पावर 12 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसको, यानी कि जो इंसुलेटर होता है उसमें रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इंसुलेटर में हम लोग करंट फ्लो नहीं करा पाते हैं। और जो मेटालिक जो होता है जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें हम लोग करंट फ्लो करवा पाते हैं। लेकिन इंसुलेटर में हम लोग इसी की वजह से रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये करंट को पास होने नहीं देता है। तो जो रेजिस्टेंस मैं बता रहा था, जैसे कि रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो उसी तरह से रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग टेम्परेचर वेरी करेंगे तो उस सेम कंडक्टर का रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि वेरी करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है आपको।